वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करने कर रहे हैं अपना ब्लॉक फिफ्थ की यूनिट सेकंड का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां हम पढ़ रहे हैं आशा के कार्य। ओके, नेक्स्ट जो आशा का वर्क है वो है हमारा मेंटेन रिकॉर्ड्स। तो जो आशा है, आशा एक ग्रास रूट लेवल का हेल्थ वर्कर है। तो उसका काम क्या है, वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कराने का काम भी आशा के द्वारा कराया जाता है। जैसे कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स विच हेल्प हर इन ऑर्गेनाइजिंग हर वर्क एंड हेल्प हर टू प्लान बेटर फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल। वहाँ के जो लोग हैं, कम्युनिटी के जो पीपल्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कराना, वाइटल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, इसी के साथ में प्लानिंग को तैयार करवाना, प्लानिंग कराना और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कराना और अच्छी प्लानिंग तैयार कराना, जिसके कारण क्या हो, वहाँ के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अच्छी सी हेल्थ सर्विसेज मिल पाए। ओके, क्लियर हुआ? फॉर द बेटर हेल्थ सर्विसेज द आशा शुड बी हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन का मीन्स होता है तालमेल मिलाकर रखना। ओके, तो जब भी हम काम करते हैं, जहां भी आप काम करते हो, आप एज अ सीएचओ जहां पोस्टेड हो, वहां आपके साथ और भी हेल्थ वर्कर्स और आपके कलीग्स होंगे जो आपके साथ वहां वर्क करते हैं। जैसे कि आपके सब सेंटर पर अगर देखा जाए तो एमपीडब्ल्यू, एएनएम, आशा और भी कई ऐसे हेल्थ वर्कर्स होंगे, सुपरवाइजर, है ना, जो क्या है आपके आपको उनके साथ कोलैबोरेट करके और क्या करना होता है, कोलैबोरेट करके काम को, अपने काम को करना होता है। करते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से हाँ, इसी प्रकार से क्या रहता है, द फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग, अच्छे से काम करने के लिए आशा शुड कोऑर्डिनेट विद वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और तो वो क्या करती है, जो वुमन का ग्रुप है, जो ग्रुप्स है उनका, उनके साथ बी विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी ऑफ द ग्राम पंचायत, उनके साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम है, इनके साथ क्या करती है, वो सपोर्ट उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है, सपोर्ट करती है किस चीज में, डेटा अपडेशन में, ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराने में क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। आगे देखिए, सी शुड ऑल्सो रेगुलरली मीट द एएनएम फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क एंड गाइडेंस। और उसे क्या करना चाहिए, वह रेगुलरली क्या करना चाहिए, उसे एएनएम से मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। किस लिए? जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, उन हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी जो वर्क किया जा रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें क्वालिटी के लिए क्या करना चाहिए उसे, और गाइडेंस के लिए मीटिंग करनी चाहिए एएनएम के साथ। ठीक, सी शुड ऑल्सो अटेंड मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय पीएससी मेडिकल ऑफिसर फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ हर वर्क, टाइमली disbursement of incentives and replenishment of kits। मीन्स इसके साथ ही क्या करना चाहिए, महीने में महीने में हर मंथली क्या करनी चाहिए, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जो कहाँ पीएससी पर कंडक्ट की जाती है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जहां पर वो क्या करते हैं, पीरियोडिकल रिव्यू लेते हैं, जो आप काम कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, उसका रिव्यू लेते हैं कि आपने क्या वर्क किया, क्या आउटकम निकले उनके, किस प्रकार की सर्विसेज सर्विसेज जो है वो आपके द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक, आपका टाइमली इंसेंटिव रिप्लेसमेंट्स और जो किट है वो आपकी सही है कि नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो एक्सपायर हो गई हैं, या फिर उसको रिप्लेस करना। ठीक, द स्टाफ एट पीएससी एंड अदर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज शुड ऑल्सो बी सेंसिटाइज्ड to honor the referrals made by ASA to build her credibility in the community। जो पीएससी का स्टाफ है एंड अदर जो पब्लिक हेल्थ जो फैसिलिटीज है, शुड आल्सो सेंसिटाइज टू ऑनर द रेफरल। और वो क्या होने चाहिए, थोड़े सेंसिटाइज होने चाहिए, मींस उन्हें यह चीज
पता होना चाहिए कि अगर आशा के द्वारा किसी पेशेंट को पीएससी, सीएससी पर अगर रेफर किया गया है, तो उसे क्या दिक्कत है, उन्हें उसको अटेंड करना चाहिए, देखना चाहिए, है ना? और अगर आपको अगर लगता है कि उसको आगे भी रेफरल की ज़रूरत है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, हमें स्टेबलाइज़ करना चाहिए, देन उसको क्या करना चाहिए, आगे हायर फैसिलिटी के लिए रेफर कर देना चाहिए। क्लियर? ये कुछ काम थे जो आशा के द्वारा किए जाते हैं। एक बार मैं रिव्यू करा देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक? तो एक बार देखिए, हम रिव्यू करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आशा। एक बार सभी लोग देखें पहले अच्छे से। पहला फंक्शनिंग क्या है आशा का? अवेयरनेस जनरेशन करना। क्या करना? अवेयरनेस जनरेट करना, अवेयर करना, लोगों को नॉलेज करना, एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना। दूसरा है होम विजिट करना, और होम विजिट पर वो क्या करती है, मेनली काउंसिल करती है प्रेग्नेंट वुमन की। काउंसिल करना अलग चीज है। काउंसिल का मीन्स होता है उन्हें समझाना, बताना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, काउंसिल करना, ना कि कोई फंक्शन कंडक्ट करना। ओके, काउंसिल किस चीज के बारे में करेगी? बर्थ प्रिपेयरनेस के बारे में काउंसिल करेगी वो प्रेग्नेंट वुमन को। इंपोर्टेंस बताएगी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के, क्या क्या इंपोर्टेंस है, क्या महत्व है। ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में बताएगी, उसके बेनिफिट्स के बारे में उसे समझाएगी। प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएगी कि इम्यूनाइजेशन क्यों कराना चाहिए, नहीं कराएंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, अराइज हो सकती हैं ड्यूरिंग एंड द पोस्ट लेबर टाइम। ओके, पोस्ट नेटल पीरियड टाइम में, ठीक। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताएगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, टेम्पररी कौन से हैं, परमानेंट कौन से हैं, किस प्रकार से हम उसे यूज कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल कपल हो, है ना, या फिर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई तो आपको किस प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके साथ ही वो प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमन इन्फेक्शंस जो रहते हैं आरटीआई और यूटीआई के, उनसे प्रिवेंट करना, ना कि मेडिकेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। क्लियर? आशा किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, वो प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग या रिलेटेड टू आरटीआई एंड एसटीआई। ओके, हाँ, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही किया था उन्होंने। नेक्स्ट, केयर ऑफ द यंग चाइल्ड, और यंग चाइल्ड की केयर के बारे में बताएगी। इसके अलावा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो कराएगी आशा के द्वारा। विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमिटी जो न्यूट्रिशन कमेटी है और वीएचएनडी डे है, वो आशा के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। वो कम्युनिटी में जाएगी, सबको बताएगी, जब इसके कारण क्या है, वहाँ के जो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे कंडक्ट किया जाए। अब यहाँ क्वेश्चन जो हमने आपको पूछा था पहले भी, कि विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे कब मनाया जाता है? वंस इन अ मंथ। कहां पर मनाया जाता है? पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या फिर आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ठीक। इसके अलावा एस्कॉर्ट सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं, एस्कॉर्ट सर्विसेज मींस अरेंज करना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ठीक। इसमें बताया था आपने, हाँ बोलो। पीआरआई मेंबर का हाँ, पीआरआई मेंबर्स कहाँ है इसमें? फोर्थ वाले पॉइंट में। फोर्थ में रुको, प्लान विथ एएनएम एमपी पीआरआई मेंबर्स। इसको अभी सर्च करके मैं ग्रुप में डाल दूं, एक बार मुझे याद दिला देना। ओके सर। कल क्या मैंने इसको सर्च नहीं कर पाया ना। इसके अलावा मुझे बताइए आशा का एज ग्रुप कितना होता है? 25 से 40। वेरी गुड। आशा की एजुकेशन? 10th पास। क्लियर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। एस्कॉर्ट सर्विसेज जो आशा के द्वारा प्री के प्रोवाइड की जाती हैं,
इसके अलावा क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट माइनर जो अलाइनमेंट्स हैं, डॉट्स है, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। डिपोट होल्डर है वो, उसके पास कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ टैबलेट्स रखी जाती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के, जैसे कॉन्डम्स वगैरह उसे दिए जाते हैं, माला डी माला एन दी जाते हैं जो वो प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा वाइटल इवेंट्स को वो रिकॉर्ड करती है और अपने सुपीरियर जो उसके ऊपर जो ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करती है, रिकॉर्ड मेंटेन कराने में हेल्प करती है और कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आशा के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? आशा के द्वारा इम्यूनाइजेशन किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। ठीक। ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है क्या रिलेटेड टू एसटीआई एंड आईटीआई? नहीं किया जाता। डिलीवरी कंडक्ट की जाती है क्या आशा के द्वारा? नहीं की जाती। ठीक, तो वो क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है, एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, माइनर अलाइनमेंट्स के ट्रीटमेंट देती है, डिपोट होल्डर होती है, मेंटेन रिकॉर्ड्स कराती है, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करती है। क्लियर? चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, हम जो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं वो है, अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपर्पज वर्कर। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मल्टीपर्पज वर्कर, जिसको हम एमपीडब्ल्यू बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए, एमपीडब्ल्यू या फिर मल्टीपर्पज वर्कर मेल, एमपीडब्ल्यू में हम और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेल के बारे में। ओके, देखिए, द कंसेप्ट, ये मुझे समझ में नहीं आता, ये ग्रुप से रिमूव कैसे हो जाते हैं। चलिए, द मल्टीपर्पज workers MPW male. The concept of multi-purpose health workers male and female was introduced in 1974 as per the recommendation of Kartar Singh Committee for the delivery of preventive and promotive health care services to the community through the sub-center located at the population of 5,000 in plain areas and 3,000 in hilly and tribal areas. मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो इतना पैरा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कितना है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताइए कि मल्टीपर्पज जो वर्कर है उसकी कंसेप्ट, जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है उसकी जो कंसेप्ट है वो किस सन में दी गई थी, किस सन में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1974 में। किस कमेटी के द्वारा एमपीडब्ल्यू जो है उसके बारे में ये बताया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? करतार सिंह कमेटी ने मल्टीपर्पज जो हेल्थ वर्कर है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था 1974 में। आके देखिए, और इन्होंने क्या बताया था, जो ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स है, ये करतार सिंह कमेटी डिलीवरी ऑफ प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज के लिए कम्युनिटी में एमपीडब्ल्यू की बारे में इंट्रोड्यूस किया। और जो एमपीडब्ल्यू है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सब सेंटर। कितनी पॉपुलेशन होती है सब सेंटर की? प्लेन एरिया में और हिली और ट्राइबल एरियाज में? प्लेन एरिया में 5 था और हिल एरिया में 3 था। ओके, ट्राइबल एरिया में 3 था। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। और एमपीडब्ल्यू पीएचसी पे भी तो रहता है, वो प्रमोट हो जाते हैं फिर वहां से ना। चलिए आगे देखिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए एमपीडब्ल्यू, द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीडब्ल्यू मेल इज क्लास 12th pass with biology which can be relaxed in the notified tribal areas where the minimum educational qualification may be relaxed to class 10th pass. नॉर्मल एमपीडब्ल्यू या जो है उसकी कितनी क्वालिफिकेशन है? 12th पास। किससे होना चाहिए? बायोलॉजी से। अगर ट्राइबल एरियाज में बात की जाए तो ट्राइबल एरियाज में एमपीडब्ल्यू की क्वालिफिकेशन कितनी रखी गई है? 10th पास। आशा की क्वालिफिकेशन कितनी है? 10। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए आगे, नेक्स्ट। अरे स्पीकर म्यूट कर लो, कौन है ये?
द एप्लीकेंट्स शुड बी बिलो 25 ईयर्स एज। और जो एप्लीकेंट्स है एमपीडब्ल्यू है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 years. 25 से क्या होनी चाहिए? एबव, बिलो? Below. बिलो 25 ईयर्स बिलो। ठीक। नेक्स्ट, रिलैक्सेशन इन एज लिमिट हैज बीन प्रोवाइडेड टू एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज। और हम इसे इस एमपीडब्ल्यू की एज में रिलैक्सेशन देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। ओके, अगर वो एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में या अदर ट्राइबल एरियाज में, तो उस हिसाब से हम उसे क्या देते हैं? एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? आगे, the applicant should preferably be resident of any of the villages within the gram panchayat, or in the event of no availability from any of the village in adjoining gram panchayat blocks। तो जो एमपीडब्ल्यू है वो गांव के द्वारा भी, गांव का लोकल भी हो सकता है या गांव के बाहर का भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, द सिलेक्शन कमिटी इज The selection committee is constituted at the block PSC level by the state government with a representation from the panchayat members। तो सिलेक्शन कमेटी है वो ब्लॉक पीएससी लेवल पर होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, जो इसमें कुछ पंचायत मेंबर्स भी होते हैं। ठीक। अब यहाँ बात आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो यहाँ थी, ये थी इतना। ठीक। उसके बाद की जो बात है वो है यहाँ से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एमपीडब्ल्यूज। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेट अस नाउ रीड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिटेल्स। तो फर्स्ट देखिए क्या है, एमपीडब्ल्यू मेल शुड मेक विजिट टू द फैसिलिटीज एलोकेटेड टू हिम एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। हिज वर्क शुड मेनली फोकस ऑन, जो एमपीडब्ल्यू है, एमपीडब्ल्यू मेल है, शुड मेक विजिट टू द फैसिलिटीज एलोकेटेड टू हिम एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। इसमें तो ये बताया गया कम से कम मंथ में तो उसे जाना ही चाहिए एक बार। समझ रहे हो? हेलो? Yes, sir. इसमें यही बताया गया है। और आगे देखिए, हिज वर्क शुड मेनली फोकस ऑन। अब इसका वर्क जो है मेनली किस चीज पर फोकस होना चाहिए, क्या क्या काम यह करता है, तो देखिए। फर्स्ट वर्क, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड एपिडेमिक्स। क्या करना, जो वहां की पॉपुलेशन है उसको प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज या जो एपिडेमिक वहां पाया जा रहा है उससे वहां की कम्युनिटी के मेंबर्स को वहां उनको प्रिवेंट करना, और जिनको हो गई है बीमारी या कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंट्रोल करना। ठीक। तो फर्स्ट है मलेरिया। पहला क्या है? मलेरिया। ड्यूरिंग During his home visit, he has to inquire about fever cases in each family and verify the cases diagnosed positive after the last visit. He should, और उसे क्या करना चाहिए, जब भी वह होम विजिट करने जाता है तो अगर मलेरिया के लिए होम विजिट कर रहा है तो उसको क्या करना है, ही हैज टू इंक्वायर अबाउट फीवर। उसको फीवर की हिस्ट्री लेनी चाहिए कि फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं तो उनमें से किन किन लोगों को फीवर आ रहा है, फीवर का पैटर्न क्या है, इंटरमिटेंट फीवर है, कॉन्वल्सेंट फीवर है, रेगुलर फीवर है ना, फीवर में चिल्स है, किस टाइप का फीवर आ रहा है, और डायग्नोस करना चाहिए। डायग्नोसिस के बाद अगर पॉजिटिव आता है यह भी देखना चाहिए, लास्ट विजिट में जाना चाहिए। और देखिए क्या करता है वो इसके साथ में, ही शुड collect blood smear and performs rapid diagnostic test from suspect fever cases। और अब क्या आने लगी है, आईडीटी मिलने लगी है। आईडीटी का मतलब Rapid diagnosis test. हाँ, Test. रैपिड किट मिलती है जिनमें क्या करते हैं, ब्लड स्मीयर लेंगे, तुरंत हम ब्लड सैंपलिंग जैसे ही उसमें कंडक्ट करेंगे और हमें तुरंत पता चल जाएगा कुछ ही टाइम में कि यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मलेरिया, एचआईवी एड्स, एचबीएस, एजी, इन सभी की क्या आने लगी, टाइफाइड, इनकी भी अब किटें आने लगी हैं, आईडीटी। ओके। नेक्स्ट,
एंश्योर इमीडिएट डिस्पैच ऑफ कलेक्टेड ब्लड स्मीयर फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। अगर वहां पर लगता है और वहां पर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसका जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है उसको एक बार लैब में भी भेजेंगे, क्योंकि जो आईडीटी है वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, उस पर हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो एक बार कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सैंपल को लेबोरेटरी के लिए भी सेंड कर देंगे। किसके द्वारा किया जा रहा है ये काम? एमपीडब्ल्यू एमपीडब्ल्यू के द्वारा। नेक्स्ट, प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पॉजिटिव केसेस। अगर पॉजिटिव केसेस आता है मलेरिया के तो फिर क्लोरोक्विन प्रोमाक्विन के जो टैबलेट्स उसके पास है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और उसे बोल सकता है कि आगे कल या परसों आप सब सेंटर पे आकर वहां से अपना जांच और वहां से और दवाएं अपनी ले लें। ठीक है। रेफर सीरियसली इल केसेस टू विजिट पीएससी फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट। और अगर ऐसे केसेस लगते हैं जिन्हें 5 दिन 7 दिन हो गए फीवर आते हुए लेकिन उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो ऐसे सीरियस केसेस को क्या करना चाहिए, उन्हें रेफर कर देना चाहिए। कहां पर? पीएससी और सीएससी के लिए तुरंत। क्लियर। टेक नेसेसरी मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ डिजीज एज एडवाइज्ड बाय पीएससी मेडिकल ऑफिसर। और जो जैसे ही टेक नेसेसरी मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ डिजीज ज्यादा स्प्रेड ना हो, ठीक है, वो कुछ ही जगह पे सीमित रहे, जहां हो गई है वहां से ज्यादा ना फैले। इसके लिए जैसे ही हमें पता चलता है कि कहीं पर भी एपिडेमिक हो रहा है या होने के चांस है तो तुरंत हमें पहले ही मेडिकल ऑफिसर को या अपने जो आपका जो ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करा देना चाहिए। क्लियर। आपने देखा होगा आपके पास एक पोर्टल है जिस पर आप डेली 2 से 5 एंट्रियां करते हो। कौन सा पोर्टल है, कोई बताएगा? आईडीएसपी। आईडीएसपी उसका काम क्या है, कोई बताएगा? फीवर वाले पेशेंट की एंट्री करना पड़ती है। हाँ, वहां मेन इंपोर्टेंट यही है कि एंडेमिक एपिडेमिक की डिजीज कंडीशन तो पैदा कहीं नहीं हो रही है। समझ में आया? सर उसमें आईडीएफसी में वो पेशेंट कराते हैं, अगर हमने मान लो ओपीडी देगी 15 पेशेंट की, हाँ। वो ज्यादा पेशेंट किस बीमारी के मिले हैं वो उनको चढ़ाए। वो सीधा आपका डीएच कंट्रोल रूम से जुड़ा रहता है। वहां क्या होता है, आपका जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है जो डीएच के अंदर है ना, उसके पास वहां वो देखता रहता है, सारा लाइव लोकेशन पे चलता है ये ऐप, और उसके द्वारा यह मेनली उसका वहां फोकस यही रहता है कि सर्विलेंस करना कि कहीं पे एंडेमिक और एपिडेमिक की कंडीशन तो नहीं बन रही है। ठीक। हाँ, इसीलिए चलिए नेक्स्ट आगे। वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद आशा एएनएम आंगनवाड़ी वर्कर फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ मलेरिया। और बाकी के जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं जैसे कि आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, इनमें कोऑर्डिनेशन बनाकर वर्क करना, जिससे क्या है हमें अच्छी जानकारी और सही रिलायबल जानकारी है वो मिल पाए। ठीक। नेक्स्ट, रिप्लेनिश टू स्टॉक्स ऑफ माइक्रोस्कोपी स्लाइड्स ड्रग्स एटसेट्रा। और क्या करके रखना, जो स्टॉक में जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, आईडीटी किट हैं, इनको स्टॉक में रखना कि जो जब आप विजिट करने जा रहे हो तो जरूरत पड़ने पर हम इसे यूज कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट, सुपरवाइज the spraying operations and ensure the quality of spraying operations। और जरूरत लगने पर, आपने देखा है जब मलेरिया के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, अगर लगता है तो उस टाइम पर फॉगिंग की जाती है। देखा है किसी ने? यस सर, देखा है। फॉगिंग करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं, है ना, ऐसे एरियाज में जहां लगता है कि यहाँ ये एंडेमिक या एपिडेमिक वाले एरियाज है, यहाँ पर मलेरिया ज्यादा हो सकता है या हर साल पाया जाता है, तो वहां पर उसकी फॉगिंग कराई जाती है, स्प्रेइंग कराई जाती है, उसको सुपरवाइज किया जाता है। साथ में ये भी देखा जाता है कि जो स्प्रेइंग या फॉगिंग की जा रही है उसमें वो किस क्वालिटी की जा रही है ना। नेक्स्ट, मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर डोमिसिलियरी विजिट्स
blood smear collected, patients given anti-malarial, details of spraying operation etc. और ये एमपीडब्ल्यू के द्वारा रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखा जाना चाहिए कि उसने कितने लोगों का होम विजिट किया, वहां पर कितने लोगों को फीवर मिला, कितने पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव आए, कितनों के ब्लड स्मीयर कलेक्ट किए हैं जो लेबोरेटरी के लिए या लैब के लिए भेजने हैं। इसके अलावा एंटी मलेरिया ड्रग्स किस किस को दिए हैं, क्या कहीं पर फोगिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो कितने बार हुई है, इन सभी डिटेल को, सभी डेटा को उसको रखना चाहिए या उसके द्वारा कलेक्ट करके रखा जाता है। क्लियर? आगे देखिए, ट्यूबरक्लोसिस, ही शुड बी एबल टू, ट्यूबरक्लोसिस में क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई ऑल केसेस ऑफ फीवर फॉर ओवर 2 वीक्स विथ कफ with sputum and refer them to PSC along with verification of self reporting of the TB patient at health facilities। ट्यूबरक्लोसिस में उसका क्या काम है एमपीडब्ल्यू का, सभी रिकॉर्ड को मेंटेन करना और इसके साथ ही क्या करना, यह देखना कि ऐसे कौन कौन से पेशेंट हैं जिनको लंबे समय से 2 वीक से ज्यादा क्या है, कफ है, खांसी है, साथ में ही क्या है, स्पुटम आ रहा है, स्पुटम में ब्लड आ सकता है, फीवर आ सकता है, वजन घट सकता है लगातार, चेस्ट में दर्द हो सकता है, इस प्रकार के सांस लेने में दिक्कत हो है, इस प्रकार के अगर साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो किसका पेशेंट है, टीबी का। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हायर फैसिलिटी पर रेफर कर देना चाहिए जहां वो अपना स्पुटम टेस्ट कराए, चेस्ट एक्सरे कराए और अपनी अच्छे से जांच कराए। क्लियर? नेक्स्ट, function as DOTS provider to ensure that all confirmed cases are no regular treatment। और क्या काम करता है, वह यह देखता है कि ऐसे कितने पेशेंट हैं कम्युनिटी के अंदर जिनको टीबी है और वो डॉट्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन और कंफर्म करना कि ये जो, अगर आपकी कम्युनिटी में 10 पेशेंट है जो टीबी के हैं, तो ये तो आपको ही पता है 10 पेशेंट रेगुलरली टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे होंगे क्या, नहीं ले रहे होंगे। हमने रूल ऑफ हाफ पढ़ा था, वो किस किस डिजीज के लिए पढ़ा था हमने, हाइपरटेंशन के लिए। वेरी गुड, है ना। तो इसी प्रकार से रूल ऑफ हाफ अगर देखा जाए तो सिर्फ हाइपरटेंशन के लिए नहीं है, ये ज्यादातर बीमारियों में हम इसे रख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस में क्या है, जितने भी पेशेंट है वो सभी तो ले नहीं रहे होंगे, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना और ये चेक करना कि ऐसे जो पेशेंट की लिस्ट उसके पास है कि ये टीबी पॉजिटिव है, वहां और पीएससी से कोऑर्डिनेट करके वहां से इंफॉर्मेशन लेना और पता करना कि जो पेशेंट पॉजिटिव हैं वो वहां पर ट्रीटमेंट लेने रेगुलर जा रहे हैं कि नहीं, कौन कौन से पेशेंट है जो वहां रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कौन से ऐसे पेशेंट है जो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, इस चीज को सुपरवाइज करना, मॉनिटरिंग करना। ठीक। नेक्स्ट, मोटिवेट डिफॉल्टर्स फॉर रेगुलर ट्रीटमेंट, और ऐसे डिफॉल्टर्स को ढूंढना जिन्होंने बीच में ही ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है, और उनको दोबारा से मोटिवेट करना कि वो कंप्लीट डॉट्स का ट्रीटमेंट लें जिससे उन्हें जो उनकी बीमारी है उसको ठीक किया जा सके। क्लियर? यस सर। अच्छा, टीबी कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स सर। नाम बताइए। एक मिलिनरी ट्यूबरक्लोसिस, हाँ, भूल गए, वेरी गुड। सर याद है पर ध्यान, चलिए कोई बात नहीं है। नॉर्मली हम पहले ये समझते हैं टीबी 2 प्रकार की होती है, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्लियर? यस सर। पल्मोनरी टीबी कहाँ पाई जाती है, लंग्स में सर। लंग्स में। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहाँ पाई जाएगी, अगर कहीं पे भी पाई है। हाँ, लंग्स के बाहर कहीं भी पाई जा सकती है, जिसमें पहली है टीबीएम। यस सर। टीबीएम कौन सी थी, अदर ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस जिसे हमने बोला था। क्लियर? यस यस सर। जो कहाँ होगी, ब्रेन में। क्लियर? यस सर। दूसरा था हमारा मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस,
जिसमें मिलेट्स के जो बाजरे के समान छोटे 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 दाने पूरे लंग्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस प्रकार के, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी टीबी बोलते हैं, Pulmonary tuberculosis. मिलियनरी ट्यूबरकुलोसिस। तीसरा होता है डिससेमिनेटेड, कौन सी बताई थी, Disseminated. डिससेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, जो बोन्स में, हड्डियों में, एब्डोमेन में कहीं भी हो सकती है। क्लियर। Yes, sir. चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उन्हें शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, है ना। चलिए अब हम कहाँ थे, कहाँ तक पढ़ लिया, इसके आगे। ठीक है, राइज्ड कम्युनिटी अवेयरनेस, raised community awareness about tuberculosis and guide suspected TB cases for referral to the designed microscopy centers। क्या करना, कम्युनिटी अवेयरनेस करना, कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ाना, फैलाना, और ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंटों को क्या करना, फाइंड आउट करना, इसके साथ ही उन्हें गाइड करना कि और जो सस्पेक्टेड ट्यूबर है उन्हें गाइड करना और उन्हें रेफर करना हायर फैसिलिटी के फॉर द डायग्नोसिस एंड द एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। जी सर। आगे देखिए, ensure that follow up sputum smear examination are carried out as per the scheduled, और समय समय पर टाइम टाइम पर उसका स्पुटम का जो सैंपलिंग है और स्पुटम की डायग्नोसिस है वो कंडक्ट कराना चाहिए। इसके अलावा एंश्योर दैट फॉलो अप स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन हो गया। इसके बाद मेंटेन द ट्रीटमेंट कार्ड्स, उसका जो ट्रीटमेंट कार्ड्स है उसको मेंटेन हो रहा है या नहीं, यह चीज देखना। वो रेगुलर डॉट्स का ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं, उसे या उसने 1 महीने 15 दिन 2 महीने लेने के बाद उसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अगर किसी भी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट ने 1 महीने 2 महीने 3 महीने ट्रीटमेंट लेकर ड्रॉप कर दिया तो उसके अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो ट्यूबरकुलर बेसिलाई है उनमें क्या पैदा हो जाएगा, रेसिस्टेंस पैदा हो जाएगा, है ना। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी, अगर रेसिस्टेंस पैदा हो जाएगा तो फिर वो दोबारा से अगर ट्रीटमेंट लेगा, शुरू से कंटिन्यू करेगा तो उन ड्रग्स का उनके उस जो ट्यूबरकुलर बेसिलाई है उस पर कोई इफेक्ट या प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं नहीं पड़ेगा। क्लियर, इसीलिए ये चीज भी देखना। नेक्स्ट, ट्रांसमिट द डेटा वीकली टू द पीएससी, और वीकली हमें उसे क्या करना होता है, एमपीडब्ल्यू को जो डेटा उसने तैयार किया है वो अपने सब सेंटर या पीएससी पर क्या करना होता है, उसको ट्रांसफर करना होता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। नो सर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेप्रोसी। क्या पढ़ते हैं, लेप्रोसी। लेप्रोसी को और क्या बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे, हैंसन डिसीज। हैंसन डिजीज, वेरी गुड। लेप्रोसी में किस प्रकार की ड्रग्स को यूज किया जाता है, ऑप्शन सुनिए, इन द फॉलोइंग गिवन ड्रग्स विच ड्रग्स यूज्ड फॉर द लेप्रोसी। ठीक, जो ये ड्रग्स दी गई हैं इनमें से कौन सी ड्रग है जिसका यूज लेप्रोसी में किया जाता है। ऑप्शन ए आयोडीन प्रोविडोन, ऑप्शन बी एथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी डेप्सोना, ऑप्शन डी। चलिए स्टार्ट करें, हम आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से कौन सी ड्रग्स है जो लेप्रोसी में यूज की जाती है। ऑप्शन ए डेप्सोना सर। डेप्सोना, हाँ डेप्सोना जो यूज किया जाता है वो लेप्रोसी में किया जाता है। क्लियर, ओके। अब बताइए इनमें से ट्यूबरक्लोसिस की कौन सी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक है। ओके, इनमें से कौन सी ड्रग है जो
ट्यूबरक्लोसिस की कौन सी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टेटिक है? ऑप्शन ए आइसोनियाजिड, ऑप्शन बी रिफैम्सिन, ऑप्शन सी क्लोरो इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन डी इथैम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटॉल। किसी और को पता था क्या या? हेलो, लेकिन डाउट था थोड़ा। डाउट था। अब मुझे ये बता दो तो एक बार कि बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरिसिडल ड्रग्स कौन सी के किस प्रकार की ड्रग्स होती हैं, उनको किस प्रकार से बोलते हैं? पहला है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। वेरी गुड गुप्ता जी। दूसरा बैक्टीरिसिडल। वो बैक्टीरिया को किल करती हैं। पहला जो है बैक्टीरियोस्टेटिक का मीन्स है बैक्टीरिया को, स्टैटिक का मीन्स होता है ग्रोथ रिटार्डेशन, उसकी ग्रोथ को क्या करती हैं? रिटार्डेशन या फिर स्टॉप करती हैं। क्या करती हैं? स्टॉप करती हैं। बट डू नॉट किल, क्या ये इसको किल करती हैं? नहीं। बैक्टीरिया का मीन्स बैक्टीरिया, सिडल का मीन्स किल। तो बैक्टीरिया को ये क्या करती हैं? किल करती हैं। अब मुझे बताइए ट्यूबरक्लोसिस की जो इथैम्ब्यूटॉल ड्रग है वो किस प्रकार की ड्रग है? बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरियोस्टेटिक या बोथ या नन ऑफ दीज? स्टैटिक। स्टैटिक का मीन समझ में आया सभी को? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देगी? रिटार्ड कर देगी या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। बट डू नॉट किल, वो बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी। क्लियर? और बाकी जो ड्रग है वो क्या बैक्टीरियोसाइडल है? बैक्टीरिसाइडल है। वेरी गुड। ठीक, ओके। कोई दिक्कत यहां तक? ये क्या है, इसमें से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बताई है ना। सर अगर प्रेग्नेंट वुमन को हो जाए तो? प्रेग्नेंट वुमन को आज हो जाए तो उसके लिए पहले हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। ठीक, और हम उसे किसी भी प्रकार की कोई भी ड्रग्स नहीं दे सकते, याद रखना, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम उसको हायर फैसिलिटी पर रेफर कर देंगे। क्लियर? आप क्या करते हो, जो काम आपको समझ में नहीं आता तो आप अपनी बला टाल देते हो कि नहीं किसी दूसरे के ऊपर? तो वही काम करेंगे। क्लियर? चलिए, लेप्रोसी पे बात कर रहे थे हम, तो इसमें यह क्या क्या करेगा जो एमपीडब्ल्यू है? Identify the suspected cases of skin patches with loss of sensation and refer them to PSC। ऐसे सस्पेक्टेड केसों को आइडेंटिफाई करना जिनकी स्किन पर पेचेस हो रहे हैं, दाग धब्बे से हो रहे हैं, इसके अलावा उसका सेंसेशन कैसा हो गया है? लॉस हो गया है, उसे हम पीएससी या फिर हायर फैसिलिटी पर रेफर कर देंगे। नेक्स्ट, एंश्योर दैट द कंफर्म्ड पेशेंट्स आर पुट ऑन एडिक्वेट ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप फॉर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। और हमें यह भी एंश्योर करना है, पता लगाना है कि उस पेशेंट को हमने हायर फैसिलिटी पर रेफर किया है, उसके बाद उसने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है या नहीं, रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं, और उसका समय टाइम टू टाइम उसको फॉलो अप भी करना चाहिए। क्लियर? Next, refer leprosy patients with deformities for management at appropriate health facilities। और रेफर करना लेप्रोसी पेशेंट को और डिफॉर्मिटी जो है उसको मैनेज करना और अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना रिगार्डिंग टू डिजीज एंड प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट, generate the awareness of the community on sign and symptoms of leprosy for early detection। लेप्रोसी के पता लगाने के लिए हमें कम्युनिटी में क्या करना चाहिए? अवेयरनेस करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, वहां के लोगों को बताना चाहिए कि लेप्रोसी के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और उन्हें अर्ली केसेस, अर्ली जल्द ही, तुरंत ही, शुरुआती समय में ही किस प्रकार से उसे पहचाना जा सकता है कि ये लेप्रोसी के लक्षण है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए आगे,
maintain the records of domiciliary visits and treatment cards and transmit the data to the PSC. रिकॉर्ड को मेंटेन करना, विजिट करना टाइम टू टाइम, ट्रीटमेंट कार्ड को चेक करना, साथ में ही जो रिलायबल डेटा जो मिला है एमपीडब्ल्यू को, उसको वो हायर फैसिलिटी पीएससी पर रेफर करना। ठीक, ये कुछ फंक्शनिंग है जो एमपीडब्ल्यू के द्वारा कंडक्ट की जाती है। एंड एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यू आर गोइंग टू प्ले मेजर रोल अबव द स्टाफ वर्किंग अंडर यू एज अ टीम लीडर। समझ में आया? कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर है उसका क्या काम है? लीडर। हाँ, लीडर रोल है। लेकिन जो चीज बताई गई है वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आपने पोस्ट बनाई सीएचओ, नाम रखा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लेकिन उस हिसाब से आपने उन्हें पावर बिल्कुल भी नहीं दी है क्या? नहीं। आपका सुपरवाइजर जो है वो एक एमपीडब्ल्यू है, आपको पता है? सर पता है। आप एक ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट होने के बाद ऑफिसर के रैंक पर हो, उसके बावजूद आपका जो सुपरवाइजर वो 10th पास है और एमपीडब्ल्यू है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा बेकार लगती हैं। अब पता नहीं आप लोगों को लगती हैं कि नहीं। मतलब यही चीज है ना कि गवर्नमेंट के द्वारा जब आपको पावर कुछ भी नहीं दी गई, सिर्फ नाम दे दिया है कि आप मान लीजिए आप कलेक्टर हो, नाम कलेक्टर रख दिया है, काम कुछ भी नहीं करना, आपको पता ही नहीं है। आपका सुपरवाइजर है वो आपको बात एएनएम आपकी सुनती नहीं है, क्या मतलब है? और ये चीजें बहुत जगह देखने को मिलती हैं। किसी एक आध सेंटर पे अगर ऐसा ना हो तो समझ में आता है, ज्यादा सेंटर पे यही हाल है। आपको भी रहता है ना? क्या हुआ? सुपरवाइजर को तो एनएम को देखने का होता है ना, सीएचओ को थोड़ी ना देखने। हम पढ़ते हैं मैटरनल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ही असिस्ट इन एंश्योरिंग टाइमली रेफरल transport for pregnant women for emergency obstetric care. He motivates men for spacing methods and sterilization methods and provides follow-up services for the acceptors. He also support the ANM and ASA in distribution of conventional contraceptives to eligible couples. और maternal health care planning में भी, family planning में भी उसे help करनी चाहिए। क्या क्या? पेशेंट को रेफर कराना, ट्रांसपोर्ट कराना, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है जो हाई रिस्क पर है। इसके अलावा स्पेसिंग मेथड्स के बारे में जानकारी देना, है ना, स्टेरिलाइजेशन मेथड्स के बारे में बताना, उन्हें प्रोवाइड कराना, फॉलो अप करना, और एएनएम और आशा के साथ सपोर्टिव या कोलैबोरेट करके काम करना। ये काम भी किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? सर ये क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन? जी सर। कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से, कोई बताएगा मुझे एक बार? सर ये एमपीएमएसयू का जो पेपर है ना, अभी सेकंड जो शिफ्ट हुई थी, हाँ हाँ, उसका पेपर है, उसका क्वेश्चन है सर। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। रोल ऑफ एमपीडब्ल्यू हाँ मैटरनल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज आईयूसीडी इंसर्शन, हाँ टाइमली रेफरल, ट्रांसपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, हाँ। एंड नेक्स्ट है एंटीनेटल एग्जामिनेशन, एंड फोर्थ है इम्यूनाइजेशन। तो इसमें से एमपीडब्ल्यू वो क्या नहीं करेगा? आईयूसीडी इंसर्शन नहीं कर सकता। हाँ, आईयूसीडी इंसर्शन नहीं कर सकता। क्लियर? हाँ, एक्सेप्ट वाला नहीं कर सर, एग्जैक्टली आया था लाइन टू लाइन, टाइमली रेफरल, ट्रांसपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। चलो ग्रुप में डाल देना तो बाकी के और भी लोग हैं वो देख लेंगे। ठीक है जी सर, डाल दिया है। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम एंड मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल के बारे में। क्लियर? एएनएम और मल्टीपर्पज वर्कर के बारे में हम आगे कंटिन्यू करने चाहते हैं। इसमें से इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ये पता होगा सभी को, है ना? चलिए अब हम बात करने वाले हैं एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी और मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल के बारे में। तो एएनएम आल्सो वर्क्स एट सब सेंटर लेवल। एएनएम कहां पर काम करती है, किस लेवल पर वर्क करती है? सीएससी, पीएससी, सब सेंटर या डीएच? सब सेंटर। सब सेंटर पर। शी शुड पे एट लीस्ट वन विजिट वंस इन
2 months to each households in the area, और वह होम विजिट कितने टाइम में करना चाहिए उसे? She should pay at least one visit once in 2 months to each household in area. 2 महीने में कम से कम एक बार उसे होम विजिट तो करना ही चाहिए कम्युनिटी के अंदर। क्लियर? चलिए अब एक और मैं आपको बात बताता हूं। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कुछ CHOs को डेटा कलेक्शन के लिए भी लगा दिया गया था, ड्यूटी में लगाया था क्या किसी को? हेलो जी सर। अभी कुछ जगह पर CHOs को डेटा कलेक्शन के लिए भी लगा दिया गया था, पता है ये चीज? जबकि डेटा कलेक्शन का काम ग्रास रूट लेवल जो वर्कर्स हैं, जिनके अंदर ANM, आशा, MPW मेल, MPW फीमेल, इनका काम है गांव में जाना, कम्युनिटी में विजिट करना, वहां से डेटा कलेक्ट करके लाना, ना कि किसी CHO का काम है घर घर जाके होम विजिट करना, वहां से डेटा कलेक्ट करना। क्लियर? लेकिन ये चीज भी कराई गई थी CHOs के। अब तो ऐसा हो गया है वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है CHO के द्वारा। NCD भी घर घर जाके करो। और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जैसे IDSP ऐप पर अभी तक जो अपडेटिंग करता था वो कोई ANM करती थी। अभी आपने देखा होगा कि आपको जो IDSP जो ऐप मिला हुआ है उसमें ANM का रिकॉर्ड आता है पूरा। यस सर। लेकिन उस पर डेटा फिल कौन कर रहा है? CHO। अगर ऐसी बात है, अगर गवर्नमेंट को यही चीज लगती है तो वो क्या कर सकती है? आप अपडेट भी तो कर सकते हो ID को हमारी, है ना? कुछ काम ऐसे हैं जो ANM और MPW के, लेकिन उन्हें अपडेट कौन कर रहा है? CHO। समझ लो। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, दे रिपोर्ट टू द कंसर्न मेडिकल ऑफिसर थ्रू देयर सुपरवाइजर्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स, और इसके साथ ही क्या है? दे रिपोर्ट टू द कंसर्न they report to the concerned medical officer through their supervisors, और जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो फीमेल या ANM है उनका जो सुपरवाइजर है, इनका सुपरवाइजर कौन है? जो MPW था जो अब सुपरवाइजर बन गया है ना, उसके द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। किसको बताया जाता है, किसको इन्फॉर्म किया जाता है? MO को, BMO को। क्लियर? In the case of block, PSC and CSC, the reports are routed through lady health supervisors, और ये in the case of block, PSC and CSC और PSC जो ब्लॉक है वहां पर जो रिपोर्ट को ऊपर जो ट्रांसफर करता है, भेजा जाता है, वो लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स इतनी नहीं है, तो जो भी सुपरवाइजर्स है आपके सेक्टर का, उसके द्वारा रिपोर्ट को भेजा जाता है ऊपर के मेडिकल ऑफिसर या BMO को। ठीक है? क्लियर हुआ इतना? अच्छा, ANM को होम विजिट कितने टाइम में करना चाहिए? 2 मंथ में एक बार। 2 मंथ में एक बार। याद रखना, इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? नेक्स्ट, अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ते हैं हम ANM और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल की। देखिए, पहला है मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। पहला काम क्या है? ये कौन है जो घर में काम कर रहा है, बर्तन बजा रहा है? मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ ऑल हाउसहोल्ड्स अंडर देयर सब सेंटर एरिया इज कंडक्टेड बाय देम ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। जो ANM है उसके एरिया या जो मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल है उसके एरिया में जितने भी जो कम्युनिटी में जितने भी जो घर है जो आते हैं, वहां पर क्या करना चाहिए? सर्वे करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करना चाहिए टाइम टू टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर में।
ठीक है, ऑल हाउस होल्ड दैट क्वालिफाई टू बी बेनिफिशरीज हाउस होल्ड इन हर एरिया आर ड्यूली लिस्टेड। और ऐसे कितने घर हैं जहां पर बेनिफिशरीज हाउस होल्ड है जिनको बेनिफिट्स मिलना है, या जो भी प्रोग्राम चल रहा है या जिस चीज के भी रिलेटेड हम सर्वे कर रहे हैं, तो ऐसे कितने घर हैं जिनको जो इस सर्वे में पॉजिटिव है या सर्वे में इंक्लूड किया गया है, उनकी हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। This data should have separate details about migrant or nomadic population present in the area. Migrant means ऐसी कौन सी कितनी population जो वहां से माइग्रेट हो गई है, चली गई है, बाहर बाजारों में चले गए हैं, शिफ्ट हो गए, और ऐसे कितने हैं जो वहां पर नोमैडिक पॉपुलेशन जो वहां प्रेजेंट है, अभी पाए जा रहे हैं उस एरिया के अंदर। हाउसलेस ड्वेलर्स एंड इंडिविजुअल्स ऑन विजिट टू द एरिया। और ऐसे कितने लोग हैं जो वहां पर बेघर हैं, वहां से चले गए हैं, घर छोड़ गए हैं, कुछ ऐसे जो वहां पर अभी भी रह रहे हैं, ऐसे लोगों की भी हमारे पास उस एरिया की लिस्ट होनी चाहिए। फैमिली और विलेज रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड। हर फैमिली और विलेज रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। सेपरेट रिकॉर्ड होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, मैटरनल हेल्थ का, न्यूबॉर्न का, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ केयर का, और इनको जो सर्विस दिया उनके अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, लाइक इम्यूनाइजेशन का, एलिजिबल कपल का, एंटीनेटल वुमन का, इन सभी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए। ये है किसके द्वारा किया जाता है? एएनएम और मल्टीपर्पज हेल्थ जो वर्कर है फीमेल के द्वारा रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्ड और रजिस्टर्स। क्लियर? सेकंड, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, और जो एक एएनएम है और मल्टीपर्पज वर्कर है जो फीमेल है, इनके द्वारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ भी दी जाती है। रेंडर केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन थ्रू आउट प्रेगनेंसी विच इंक्लूड्स काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन। और इसके साथ ही जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको क्या दी जाती है? मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर दी जाती है। जैसे किस किस पर काउंसलिंग की जाती है? ऑन न्यूट्रिशन, एनीमिया के रिगार्डिंग उसको काउंसलिंग की जाती है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स के रिगार्डिंग उसको हम काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बेनिफिट्स बताते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्यों करानी चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ है, इसके बारे में बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड एंड टैबलेट्स, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिशरीज हैं, वो बताते हैं। इसके साथ ही टीटी इंजेक्शंस कब कब लगवाने हैं, क्यों लगवाने चाहिए, इस चीज के बारे में बताते हैं। आइडेंटिफाई हाई रिस्क केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें रेफर करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेन टू कंडक्ट डिलीवरीज एंड, और समय आने पर डिलीवरीज भी कंडक्ट कराई जाती है और प्रोवाइड की जाती है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जैसे कि आईयूडी वगैरह है, इन चीजों के बारे में फैमिली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आईयूसीडी इंसर्जन है इस सब सेंटर पर, ये किसके द्वारा किया जाता है और रेफर किसके द्वारा किया जाता है? वुमन के द्वारा किया जाता है। इन द केस रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब। दे ऑल्सो पे पोस्टनेटल विजिट टू ओवरेज health of mother and baby and educate mothers regarding family planning, nutritional, immunization, personalized baby care। और पोस्ट नेटल विजिट भी किए जाते हैं जिसके अंदर मदर और बेबी के रिगार्डिंग जो भी हेल्थ एजुकेशन से जो भी काउंसलिंग है वो मदर की जाती है, रिगार्डिंग टू इम्यूनाइजेशन, पर्सनल हाइजीन, बेबी केयर आदि चीजों के बारे में। ठीक। During the outreach session and in the sub-center, while providing antenatal care to the mothers, she should conduct routine examination, weight recording, checkup of blood pressure, urine examination, hemoglobin estimation, and per abdominal examination in all pregnant women। ये किसके द्वारा किया जाता है? ANM के द्वारा, या फिर एमपी मल्टीपर्पज वर्कर है फीमेल, उसके द्वारा किया जाता है। फॉर प्रमोटिंग चाइल्ड हेल्थ, they immunize the children and distribute vitamin A syrup in the sub-center and in the outreach sessions. They also assess growth and development of children and take necessary action। और इसके साथ ही जो छोटे बच्चे उन्हें और विटामिन ए की सिरप दी जाती है तथा और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को असेस किया जाता है एएनएम और एमपीडब्ल्यू जो वर्कर है फीमेल उसके द्वारा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं यहां से? ओके। रूटीन एग्जामिनेशन क्या होता है? आप सीएचओ हो, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन आई तो रूटीन एग्जामिनेशन में आप क्या क्या करोगे, बताइए मुझे। हाइट, वेट, बीपी, उसका वेट लेंगे, बीपी लेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे और ब्लड प्रेशर लेंगे।
और आपने बोला वेट करेंगे, वेट क्यों करेंगे बताइए? तो उसका वेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? टोटल प्रेगनेंसी के अंदर कितना वेट गेन करेगी मदर? 9 से 11, 9 to 11, 9 to 11, 9 to 12 है वैसे, और जो अप्रोक्स माना जाता है वो है 11 kg। क्लियर? yes, फर्स्ट वीक में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन करती है प्रेग्नेंट मदर? 1 kg, 1 kg। सेकेंड ट्राइमेस्टर में? 5 kg, 5 kg, थर्ड ट्राइमेस्टर में? 5 kg, टोटल कितना हुआ? 11 kg, अप्रोक्स कितना हुआ? 11 kg, 9 to 12 kg। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, वेट का क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, अगर इस तरीके से ग्रोथ हो रही है तो क्या हो रहा है? नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है ना। नेक्स्ट, दूसरी चीज, रूटीन एग्जामिनेशन के बाद जो आते हैं, हमेशा याद रखना, हम कोई भी चीज करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो हमें पता होना चाहिए ये हम क्यों कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। रूटीन एग्जामिनेशन वेट रिकॉर्डिंग कर लिया हमने। चेकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, क्यों चेक कर रहे हैं बताइए रीजन? और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा प्रेग्नेंट वुमन का? 120 बाई 80 mmHg। ये कितने से कितने रेंज में नॉर्मल माना जाएगा? आप मुझे रेंज बता दीजिए, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों की। सिस्टोलिक तो 140 तक नॉर्मली है और डायस्टोलिक 90 तक नॉर्मल है। वेरी गुड। 100 to 140 होता है रेंज। ये देखो जो रहेगी, मैं बताऊंगा अब क्या है। देखिए यहाँ जो देखना, सिस्टोलिक जो है, सिस्टोलिक 140 से मतलब 100 से 140 के बीच में रहेगा, तब भी हम नॉर्मल मानेंगे। क्लियर? यस। और डायस्टोलिक जो है 80 है, तो इसको कहां तक हम 90 तक नॉर्मल मान सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए, अगर बीपी बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हाँ, तो क्या हो जाएगा? और अब हम दूसरी चीज और देखते हैं, एक और देख लीजिए साथ में। पहले चेकिंग ब्लड प्रेशर के बाद यूरिन एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन को असेस करने के लिए। यूरिन में आप किस चीज का एग्जामिनेशन करोगे? प्रोटीन का। ठीक है, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन के यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्री एक्लेम्सिया बोलेंगे, लेकिन टर्म क्या होता है जब यूरिन में प्रोटीन आता है तब? प्रोटीनूरिया होगा, और वो प्री एक्लेम्सिया हो जाएगा। अब प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में क्या अंतर है, कोई मुझे बताएगा? प्रोटीन के साथ में कन्वर्जन आने लगे तो एक्लेम्सिया हो जाता है। हाँ, जब प्रोटीनूरिया है, मीन्स अगर हाइपरटेंशन और प्रोटीनूरिया है, और अगर सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं, तब वो प्री एक्लेम्सिया रहेगा। एक्लेम्सिया में उसे कन्वर्जन भी आने लगेंगे। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपने HB एस्टिमेशन क्यों किया है? एनीमिया की कंडीशन को असेस करने के लिए। ठीक है, अगर किसी चीज की देखो डिटेल में बात करें तो बहुत सारी चीजें होती है ना। एनीमिया कितने प्रकार का होता है? 5 टाइप का होता है। तो 5 टाइप में से किस प्रकार का एनीमिया प्रेग्नेंट वुमन के अंदर पाया जाता है? वेरी गुड। कौन सा पाया जाता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। स्पीकर म्यूट कर ले, ये कौन है? स्पीकर म्यूट करवा दो सर।
स्पीकर म्यूट। ठीक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है प्रेग्नेंट वुमन में। क्यों पाया जाता है, रीजन बताइए। गुप्ता जी, त्यागी जी। इसका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। मीन्स डाइल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइल्यूशन। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, मीन्स डाइल्यूशन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एनीमिक हो जाती है मदर। क्लियर। एक और क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी लोग हैं कि क्लास एंड हो गई है, कोई बताएगा मुझे? अच्छा है, ओके ओके। चलिए, आयरन जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड की टैबलेट किस किस किसको दूर करने के लिए दी जाती है, किस डिजीज कंडीशन को दूर करने के लिए दी जाती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी। वेरी गुड, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को दूर करने के लिए फॉलिक एसिड दी जाती है। क्लियर। चलिए अब हम आगे बात करें। और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ऑल प्रेग्नेंट वुमन का करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर कोई वुमन है जिसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और वो सिक्स्थ मंथ पे हो रही है या 5th मंथ पर हो रही है, तब आप क्या नहीं करेंगे? पीवी एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। वेरी गुड, क्या नहीं करेंगे आप? पीवी एग्जामिनेशन। पीवी एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। क्लियर, याद रखना ये चीजें है ना। यस। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज भी दी जाती है एएनएम और फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में बताएंगे, एलिजिबल कपल्स हैं उनको बताएंगे, है ना। इसके अलावा फॉलो अप करेंगे उनको और उनको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज हैं उनको एडप्ट करें। किस प्रकार की फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पाई जा रही हैं, किस प्रकार के फैमिली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकते हैं, उनके बारे में उन्हें बताएंगे। इसके साथ ही क्या करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको अवेयर करेंगे। कट रही है आपकी। हेलो, आ रही है सर। ओके, है ना। इसके साथ ही सी रिकॉग्नाइज एंड कंडक्ट मीटिंग ऑफ महिला स्वास्थ्य संघ एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सुपरविजन टू दीज वॉलंटरी वर्कर्स इन हेल्थ एक्टिविटी, और उनको सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे ऐसे हेल्थ वर्कर्स को जो क्या कर रहे हैं, वॉलंटरी हेल्थ की फैसिलिटी हेल्थ डिपार्टमेंट में या हेल्थ के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें भी हम गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और फैमिली वेलफेयर सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। क्लियर। इसके साथ ही है एडोलसेंट हेल्थ लाइन लिस्टिंग एंड मॉनिटर एडोलसेंट गर्ल्स फॉर एनीमिया, मालन्यूट्रिशन, टेक करेक्टिव स्टेप्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी वर्क आंगनवाड़ीज। ठीक, तो जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं वो मेनली उनमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो एनीमिक हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकते हैं। तो इसको उसको करेक्ट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, कुछ करेक्टिव स्टेप्स लेते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। लाइक दैट आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, स्कूल्स में, आंगनवाड़ीज में, और इसके अलावा क्या करना, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना, है ना, रिप्रोडक्टिव या पर्सनल हेल्थ हाइजीन के बारे में बताना। इन सभी चीजों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन्हें एडोलसेंट हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दे ऑल्सो अरेंज सेशंस टू प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन, काउंसलिंग एंड फैमिली लाइफ एजुकेशन टू एडोलसेंट गर्ल्स। क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, तो आंगन अरेंज एंड असिस्ट द मेडिकल ऑफिसर इन क्लिनिक्स ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड इम्यूनाइजेशन क्लिनिक्स इन द पीएससी एंड इंडिपेंडेंटली प्रोवाइड दीज सर्विसेज इन द सब सेंटर। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के अरेंज और असिस्ट करना चाहिए मेडिकल ऑफिसर के क्लिनिक्स पर एंटीनेटल चेकअप और इम्यूनाइजेशन में, साथ में ही वो इंडिपेंडेंटली सब सेंटर पर खुद भी ये सर्विसेज प्रोवाइड
कर सकती है। कौन? एएनएम वर्कर और साथ में कौन? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल। क्लियर? न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, अपनी कम्युनिटी में माल न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड जो चिल्ड्रंस हैं, एनीमिक जो वुमेन्स है, प्रेग्नेंट वुमन, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनका पता लगाना और उसको ट्रीट करने के लिए करेक्टिव स्टेप्स को फॉलो करना, उन्हें काउंसिल करना, उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग टू न्यूट्रिशनल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, इन चीज़ों के बारे में बताना और उन्हें न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देना, ये सभी न्यूट्रिशनल सर्विसेज के अंदर आते हैं जो एएनएम या फिर फीमेल हेल्थ वर्कर के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No. नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है? ANM के द्वारा। ANM के द्वारा। ओके। After head count, she maintains a list of all the beneficiaries for immunization in her area. और उसके पास क्या होनी चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए कि उसके एरिया कितने बेनिफिशरीज हैं जो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन लेते हैं। सी कंडक्ट्स इम्यूनाइजेशन सेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन लिस्ट इन द एरिया, और एरिया के जितने भी बच्चों की लिस्ट है उन सभी का सही से प्रॉपर्ली इम्यूनाइजेशन हो रहा है या नहीं, ये देखना चाहिए। सी हेल्प सुपरवाइजर इन मेंटेनिंग स्टॉक रजिस्टर, मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। इसके अलावा उसे कोल्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कोल्ड चेन रजिस्टर, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, इसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। सी एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए किसके लिए? इम्यूनाइजेशन के लिए, और उन्हें बताना चाहिए कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कम्युनिटी को एनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। सी ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट स्पेशल इम्यूनाइजेशन सेशन ऑल्सो लाइक, और स्पेशल क्या करना चाहिए? इम्यूनाइजेशन सेशन स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पर हम पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन या मॉपअप राउंड एटसेट्रा, इस प्रकार के जो इम्यूनाइजेशन जो सेशंस है उन्हें करना चाहिए, जिसमें कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिव जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और बेनिफिट लें इम्यूनाइजेशन का। क्लियर? नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। हेलो सर। हाँ बोलो सर बोलो बोलो। मॉप अप राउंड क्या होता है? जिस प्रकार से जैसे नेशनल इम्यूनाइजेशन जो डे है जिस पे हमने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ऐसी मॉप अप राउंड भी एक प्रोग्राम है। इसको और अच्छे से डिटेल में मैं भी इसके बारे में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके। मॉप अप राउंड एटसेट्रा, ठीक। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, RNTCP, JSY, ठीक है, और डॉट्स, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये सभी प्रोग्राम्स को क्या करना? इम्प्लीमेंट करना। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करना, ये भी ANM के द्वारा किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ग्रुप डिस्कशन करना, पर्सनली टॉकिंग करना, इंटरव्यू मेथड के द्वारा करना, मीन्स हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना वहां की कम्युनिटी के लोगों को, पीपल्स को। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मेल का हो गया, फीमेल का हम पढ़ रहे थे, ठीक। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शनिंग है, जैसे देखिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है उनका प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना, और अगर वो एंडेमिक और एपिडेमिक की कंडीशन में आती हैं तो अपने हायर जो ऊपर जो ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करना। क्लियर? इसमें अंदर ज्यादा कोई डिटेल में है नहीं, क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ऊपर से ही बना के पूछा जाएगा इनमें से, ठीक है? ये नाम हमें पता होना चाहिए फंक्शनिंग के।
क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, रेंडर फर्स्ट एड सर्विसेज एंड प्रिलिमिनरी जो मैनेजमेंट है सिक पर्सन का उसको करना, क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वाइटल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना और उन वाइटल इवेंट्स को रिकॉर्ड करके अपने सुपीरियर को बताना, अपने जो ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करना। ठीक, स्कूल हेल्थ को मेंटेन करना, स्कूल हेल्थ ऑर्गेनाइज करना, वहाँ कैंप लगाना, उन्हें हेल्थ एजुकेशन देना, पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशनल हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में उन्हें बताना। ठीक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट है ना, इन चीजों के बारे में उन्हें समझाना, बताना, कम्युनिटी में लोगों को बताना, एमटीपी एक्ट के बारे में, मेडिकल और सर्जिकल जो टेक्निक्स है जो यूज की जाती हैं उनके बारे में बताना और समझाना उन्हें।